बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 जो है इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है ये सेकंड टॉपिक है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स मींस एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये क्या होते हैं, इसको फाइंड करना सीख चुके हैं। फर्दर आज मजीद इंशाल्लाह इसको भी हम मजीद एग्जाम्पलीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये एसिड की स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। तो आपने याद रखना है कि एसिड की स्ट्रेंथ का जो अंदाजा है वो उसके आयोनाइजेशन के जरिए लगाया जाता है। कोई एसिड जितना ज्यादा आयोनाइज होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंसीडर किया जाता है, और जो एसिड लेस आयोनाइज होता है तो हम उसको वीक एसिड जो है वो कंसीडर करते हैं। अब आपने याद रखना है कि ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने मेंशन किया है कि एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, आपने याद रखना है, फिर उसके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, यानी उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ आपने याद रखना है कि एसिड आयोनाइज होकर प्रोटॉन लूज करता है, रिमेनिंग पार्ट प्रोटॉन लूज करने के बाद जो बचता है वो एक एनाइन होता है, और उसी को हम इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। एक एसिड उस वक्त ज्यादा प्रोटॉन लूज करता है और प्रोटॉन लूज करके जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन में, या उसकी आयोनाइजेशन उस वक्त ज्यादा होती है जब उसका कॉन्जुगेट बेस या उसका एनाइन जो है वो स्टेबल होता है। तो जितना स्टेबल एनाइन होगा उतने ज्यादा प्रोटॉन जनरेट होंगे, उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात की वजाहत कुछ यूं ले लें कि लेट्स सपोज मेरे पास HClO4 एसिड है, मैंने इसको आयोनाइज किया, प्रोटॉन लूज करवाया और मेरे पास ClO4 नेगेटिव जो है वो इसका एनाइन निकल आया। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज कि अगर ये जो है ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो फिर ये जो आयोनाइजेशन वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में आपने याद रखना है कि ये लेफ्ट टू राइट मोर फॉरवर्ड टाइप रिएक्शन होगा। यानी इसमें अगर हम सॉल्यूशन में देखें कि जब HClO4 H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर प्रोडक्ट की निस्बत रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या मिकदार बहुत थोड़ी होगी, जबकि H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा आयोनाइज हो रहा है और इसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट 100% जो हैं वो अपने प्रोटॉन लूज करके अपना कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। अब हम इसके कंट्रेरी बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट इसके साथ मैच कर रहे हैं कि ClO4 नेगेटिव एनाइन बना, अगर तो ये होगा अनस्टेबल, तो ये इस स्टेट में नहीं रहना चाहेगा। जब ये इस स्टेट में नहीं रहना चाहेगा तो ये इस रिएक्शन को रिवर्स करने के बारे में कोशिश करेगा। रिवर्स करने के लिए ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन्स को कलेक्ट करेगा और दोबारा HClO4 बनाने की कोशिश करेगा। सही है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है? तो हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन ले लेंगे। अगर तो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, इस आयोनाइजेशन की इक्वेशन के अंदर लेफ्ट और राइट, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन मौजूद हैं, मगर इस रिएक्शन के अंदर ज्यादा ट्रेंड फॉरवर्ड टाइप होने का है। अगर ये फॉरवर्ड टाइप होने का ट्रेंड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रिवर्स होने का ट्रेंड नहीं होगा। अगर रिवर्स होने का ट्रेंड नहीं होगा तो फिर परक्लोरेट आयन जो है ये प्रोटॉन को कलेक्ट करके दोबारा जो है वो HClO4 की तरफ नहीं जाएगा, जिसका मतलब है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं है, ज्यादा फिजिबल नहीं है, ये वाला डायरेक्शन जो है वो रिवर्स की डायरेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर रिवर्स की डायरेक्शन मुमकिन नहीं है तो फिर इससे साबित हुआ कि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर ये एक वीक बेस है, क्योंकि बेस को कौन सी चीज होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो अगर इसमें एबिलिटी नहीं है इस प्रोटॉन को कलेक्ट करके वापस आने की तो फिर ये वीक है। ये कॉन्सेप्ट है एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में। यानी अगर एसिड प्रोटॉन ज्यादा लूज करके इस फॉर्म में आता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
उसी का बेस वापस नहीं जा सकेगा तो वो वीक बेस है। सो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और जो एसिड वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। यही चीज आप जैसे एसिड पे अप्लाई की वैसे बेस पे अप्लाई कर दें कि स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इस बात की कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे पुट कर देता हूं। देखिए मैंने दो स्ट्रॉन्गर एसिड लिए, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में से मैंने प्रोटॉन सेपरेट कर दिया, जब मैंने प्रोटॉन निकाला तो इसमें से नाइट्रेट आयन बचा। अब HNO3 एक एसिड है तो फिर अब ये जो है ये इसके कॉन्जुगेट बेस हैं। अब इन कॉन्जुगेट बेस की अगर हम स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो आपने याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड अगर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इससे निकलने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, लिहाजा ये वीक कॉन्जुगेट बेसिस की एग्जांपल आ गई। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इससे निकलने वाला कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम दो वीक एसिड्स को ले लेते हैं, हाइड्रोजन सायानाइड या एसिटिक एसिड। जब हाइड्रोजन सायानाइड से प्रोटॉन निकाल देंगे तो पीछे सायानाइड आयन बचेगा, एसिटिक एसिड में से प्रोटॉन निकालेंगे तो एसीटेट आयन बचेगा। आपने याद रखना है ये दोनों वीक एसिड है तो फिर इनसे निकलने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होंगे। लिहाजा आपने याद रखना है कि आपने देखा कि स्ट्रॉन्गर एसिड जो हैं उनके कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं जबकि वीक एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर एसिड प्रोटॉन ज्यादा यूज करता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ज्यादा। अगर कोई एसिड प्रोटॉन लूज नहीं करता तो उसका कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब एसिड का ये जो हम कंपैरिजन कर रहे थे इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करनी है और फिर हमने इसको प्रूव करना है कि एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में, इसी तरह से बेस और उसके कॉन्जुगेट बेस में ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन आ रहा है, ये जो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। याद रखना है कि वाटर जो है वो एक एसिड भी है और एक बेस भी है और वाटर में आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। बच्चों इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन का नाम देते हैं और इसी को फिर हम ऑटो आयोनाइजेशन का भी नाम देते हैं, खुद कार तरीके से आयोनाइज होना। तो वाटर जब आयोनाइज होगा तो ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयंस लूज करेगा। इस रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के अंदर, जो हमें ये बताता है कि इस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, फॉरवर्ड या रिवर्स, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। इस बात की वजाहत के लिए फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया जाता है। ये चैप्टर 7 है हमारा, तो तरतीब के मुताबिक हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 के अंदर ये टॉपिक मेंशन है तो मैंने मेंशन कर दिया कि चैप्टर 7 में जाके इंशाल्लाह हम दोबारा इस पे बहुत ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो वापस आते हैं अपने अर्लियर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वाटर की ऑटो आयोनाइजेशन से प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट हुए। जनरेट होने के बाद क्या होगा कि जब हम इस रिएक्शन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बनाएंगे तो उसको हम Kc से, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली जाती है और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है आपने, सही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर दी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अब इस रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होगा कि वाटर की कंसंट्रेशन इधर Kc के साथ जाके जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहां से फर्दर जो है वो आगे चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इस इक्वेशन के अंदर हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि 25 सेल्सियस के ऊपर यानी रूम टेम्परेचर पे वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है Kc, इसकी
इसकी वैल्यू बेटा आपने याद कर लेनी है, ये है 1.8 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 16, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है ये इक्वल होती है 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। ये कैसे आती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये रूम टेम्परेचर पर 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो अगर इस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को हम डिवाइड कर दें वाटर के मोलर मास के साथ जो कि होता है 18 ग्राम पर मोल, तो ये 18 और 1000 कट के 55 हो जाएंगे। ये मोल ऊपर जाकर जो है वो पर मोल से मोल बन जाएगा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकलेगी 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखें ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, Kc की वैल्यू आ गई, वाटर की कंसंट्रेशन आ गई, इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ये लाइंस में लगा रहा हूं सिर्फ मेंशन करने के लिए, ये डिवीजन नहीं है काइंडली, तो ये गलत ना हो जाए, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। तो दिस इज वैल्यू ऑफ Kc, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 14। अब हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये 1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 14 के इक्वल आ जाएगी। और आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है ये Kw के इक्वल होती है, और Kw से मुराद है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और Kc क्या होता है, Kc होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो ये बताता है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे कितना आयोनाइज होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपने क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू हाइड्रोक्सिल आयंस, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये दोनों की प्रोडक्ट Kw के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जब वाटर आयोनाइज होता है, हमने इसकी इक्वेशन यहां पे मेंशन की हुई है, तो वाटर के आयोनाइज होने के अंदर आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशंस होती हैं ये इक्वल होती है। तो इक्वल कंसंट्रेशन के ऊपर अगर दोनों की प्रोडक्ट 10 टू रेज पावर माइनस 14 के इक्वल है, तो फिर ये कहा जा सकता है ना कि 10 टू रेज पावर माइनस 7 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और 10 टू रेज पावर माइनस 7 हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन। कैसे, हम ये जानते हैं कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा। मगर हमने ये क्यों किया, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशंस क्या हैं। अगर ये इक्वल है तो फिर दोनों 10 टू रेज पावर माइनस 7 के इक्वल होंगी। ठीक है, यहां तक बात याद रखें। अब हम आगे चलते हैं pH, pOH और pKw के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस इक्वेशन को जरा इस पार्ट को दोबारा ले लें, ये वाला जो हिस्सा है इसको दोबारा ले लें। 10 टू रेज पावर माइनस 14 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू हाइड्रोक्सिल आयंस। इस इक्वेशन का नेगेटिव लॉग ले लें, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब दो चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और हम उनका लॉग लें, तो याद रखना है दोनों चीजों का लॉग अलग अलग से उनके सम की फॉर्म में आ जाएगा। यानी log ऑफ a इनटू b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये रूल है मैथमेटिक्स का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहां से एक नई हम डेफिनेशन कर रहे हैं, pH की डेफिनेशन। व्हाट इज pH? pH इज नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH इज नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसी तरह से जब हाइड्रोक्सिल आयंस का नेगेटिव log लेंगे तो इसको कहेंगे POH। फिर 10 टू रेज पावर माइनस 14 का जब आप नेगेटिव log लेंगे तो लॉगरिथमिक वैल्यूज का एक रूल है, दूसरा रूल बता रहा हूं। अगर किसी चीज की पावर है तो लॉगरिथमिक वैल्यू की जो पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 10 टू रेज पावर माइनस 14 ये नेगेटिव log ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। log ऑफ 10 बच्चों आपने याद रखना है, log ऑफ 10 होता है -1। तो जब आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -14 के साथ तो ये +14 हो जाएगा।
तो पीएच और पीओएच का सम 14 के इक्वल आ जाएगा। लिहाजा यहां से पीएच को फाइंड किया जा सकता है 14 माइनस पीओएच, एंड पीओएच को भी फाइंड किया जा सकता है 14 माइनस पीएच इज इक्वल टू पीओएच। उसके बाद ये जो वैल्यूज थी इनको जरा दोबारा लें। अगर मैं इसका भी नेगेटिव लॉग ले लूं तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, पीएच होता है। और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग पीओएच होता है। तो पीएच जो है वो वाटर की 7 होगी और पीओएच भी वाटर की क्या होगी, 7 होगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को जरा दोबारा कंसीडर करें, यहां पे लें तो Kw इज इक्वल टू 10 टू रेस पावर माइनस 14 इक्वल ले लिया। इसका नेगेटिव लॉग लें तो Kw बन जाएगा Pkw, जबकि 10 टू रेस पावर माइनस 14 बन जाएगा जो है ये 14 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि Pkw पावर ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Pkw मींस पावर ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये 14 होती है। ये हमने इस इक्वेशन से नेगेटिव लॉग लेके साबित कर दिया। अब इन वैल्यूज के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। नंबर 1, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 होगी तो पीओएच ग्रेटर देन 7 होगी। वो क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कहती है कि पीएच और पीओएच का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 14 के। तो अगर लेस देन 7 पीएच है तो पीओएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। नंबर 2, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच ग्रेटर देन 7 है तो पीओएच लेसर देन 7 है, दोनों कंडीशंस के अंदर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो उसकी पीओएच भी 7 होगी, तो फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये 3 कंडीशंस हैं जानने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के जरिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे मालूम की जा सकती है। मैंने एक एग्जांपल पुट किया कि फर्ज करें कि 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl है मेरे पास, सही है, एसिड है। तो आपने याद रखना कि जब ये एसिड आयोनाइज होगा तो इसके 0.01 मोल होने का ये मतलब है HCl का कि इसमें 0.01 मोल हाइड्रोजन है और 0.01 मोल क्लोरीन है। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उससे गरज है, हम इस कंसंट्रेशन को ले लेंगे। अब ये देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 0.01 को हम 10 टू रेस पावर माइनस 2 कैसे कह सकते हैं? वो कैसे? अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट 2 नंबर्स पीछे ले आएंगे तो ये 10 टू रेस पावर माइनस 2 हो जाएगा, सही है। तो पावर की फॉर्म में हम इसे U रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से आपने क्या किया कि इस एसिड की कंसंट्रेशन से ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। दूसरी बात जो हम यहां से आप सीखेंगे कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है तो पीएच कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, उसी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे। रूल के मुताबिक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 का नेगेटिव लॉग -1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो पीएच कितनी निकल आएगी, +2 इसकी पीएच निकल आएगी। लिहाजा अगर हमारे पास 0.01 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 1 डेसीमीटर क्यूब एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो उसमें 10 टू रेस पावर -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयंस होंगे और पीएच निकलेगी 2। इस 2 को 14 से माइनस कर दें तो पीओएच निकल आएगी 12, और पीएच और पीओएच का सम 14 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग जो है इसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एसिड बेस और उनकी जो कॉन्जुगेट फॉर्म्स हैं उनके दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्रा करेंगे इन्हीं डेरिवेशंस के।